नमस्कार, कशिश न्यूज के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस खास बुलेटिन की खास खबरों में हम अगर बात करें तो शुरुआत हम करेंगे बांका मदरसा विस्फोट को लेकर खबरें के अलावा इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं। टीकाकरण को लेकर टोटका अभी भी जारी है। लोग अभी भी टीकाकरण को लेकर उस तरीके से उत्साह नहीं दिखा रहे जिस तरीके के उत्साह की जरूरत है, जिसके सहारे हम कोरोना के जंग में विजय प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की तरफ से भी और सरकार की मशीनरी भी में जो उत्साह दिखना चाहिए वो उत्साह नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि गांव-गांव में टीका एक्सप्रेस जरूर पहुंच गया है, लेकिन टीकाकरण को लेकर लोग उदासीन हैं। इस खबरों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिहार की सियासत में कुछ बड़े बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं और ये बदलाव दिखा रहा है कि कहीं न कहीं लालू और नीतीश के बीच जिस वक्त रिश्ते टूटने पर के कगार पर पहुंचा था, तो जिस अंदाज में बयानबाजी हो रही थी, कमोबेश बिहार में अब इस वक्त इसी तरीके की बयानबाजी हो रही है। लेकिन इस खबर पर हम अगले बुलेटिन में विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति बनी है क्यों। लेकिन बिहार की सियासत में कह सकते हैं कि वो चीज़ें दिखने लगी हैं जिसके सहारे बिहार में सियासत का मिजाज बदलता हुआ महसूस होने लगता है। चलिए शुरुआत हम करेंगे मदरसा विस्फोट से कि किस तरीके से मदरसे विस्फोट के बाद सियासत की शुरुआत हुई है और दूसरी ओर कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए हम शुरुआत करते हैं मदरसा विस्फोट से। चलिए, विस्फोट पर सियासत। जी हाँ, बीजेपी कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद बीजेपी के अनुकूल पिच पर बैटिंग करने का मौका मिला है। सियासत चल ही रहा था और उसी बांका से जुड़ा हुआ सियासत था, जहाँ पे अल्पसंख्यक पर आरोप लगा कि एक दलित महिला लड़की के साथ जबरन शादी रचाई गई है। जमुई से खबर आई। ये सियासत प्रमाण चढ़ ही रहा था कि मदरसा में विस्फोट, और वो भी इतना बड़ा विस्फोट कि मदरसा पूरी तौर पे उस विस्फोट में ढह गया है। और इस विस्फोट को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक फॉरेंसिक टीम रवाना की गई है। साथ ही एक विशेष जांच टीम का भी गठन किया गया है कि किस परिस्थिति में मदरसा में बम पहुंचा और बम के विस्फोट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि काफ़ी ही संवेदनशील सेंसिटिव मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इस विस्फोट में। जांच शुरू है। एक इमाम की मौत हुई है। कहा यह जा रहा है कि बच्चों की छुट्टी थी कोरोना की वजह से, लेकिन कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न होता है कि आखिर किस उद्देश्य से मदरसा में बम रखा गया था। कहा यह जा रहा है कि दोनों पास के गांव में एक आपसी बालू माफियाओं के बीच हाल के दिनों में तनातनी चल रहा था। दोनों गांव में बालू माफिया का अपना वर्चस्व को लेकर लड़ाई है और मेरे सूत्र यही बता रहे हैं कि बालू वर्चस्व को लेकर आमने सामने की स्थिति में बम का इस्तेमाल हो सकता था। फिर भी बम घर पे रखने के बजाय मदरसे में रखने का क्या मतलब है? और जब मदरसे में विस्फोट होता है तो फिर सियासत भी होती है और फिर सियासत अपने अंदाज से उस सियासत के सहारे राजनीति भी शुरू कर देती है। जरा सुनिए, इस मामले में बीजेपी के विधायक बचौल, जिनका मिजाज ही यही है, इनकी पहचान ही यही है कि जब कभी इनको अनुकूल पिच मिलता है, हिंदू मुसलमान का पिच मिला, मंदिर मदरसे का पिच मिला, तो फिर ये चुकते नहीं है। बीएसपी से विधायक हैं भाजपा के, दूसरी बार चुनाव जीत के आए हैं। भगवा इनका पहचान है। बीजेपी के कुछ योगी टाइप अगर विधायक अगर कहें कि मतलब जिनकी छवि आक्रामक हिंदुत्व जैसी छवि हो, उसमें एक बचौल भी है। जरा सुनिए बचौल क्या कह रहे हैं। हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं, कातिल हैं। वो जब तक इस्लाम न स्वीकार कर लें तब तक उनको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो। जी हाँ,
हम आपको कहते कि ठीक उसी मिजाज के ये भी है। सीधी सीधी बात कि वह मदरसों में बच्चों को आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। स्वाभाविक तौर पे अगर ऐसी बात है तो जांच होनी चाहिए। चलिए, फिलहाल इस घटना के 24 घंटे से अधिक समय हो गए हैं। बांका पुलिस सभी बिंदु पर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम पटना से बांका पहुंच भी गई है। क्या जांच में क्या कौन से बिंदु पर पुलिस फोकस कर रही है, जानने के लिए सीधे हम अपने खगेंद्र बांका संवाददाता हैं, जरा उनसे जानना चाहते हैं। खगेंद्र, अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा होने को है विस्फोट हुए, क्या कोई सबूत या साक्ष्य, जो कल एसपी बोल रहे थे कि किस परिस्थिति में विस्फोट हुआ, इसकी जांच होगी तभी हम कुछ स्पष्ट बोल सकते हैं, क्या कुछ सबूत सामने आए हैं कि ये विस्फोट है या क्या है? किस मामले में किस तरीके की जांच की बिंदु किस दिशा की तरफ बढ़ रही है? देखिए, कल जिस तरह विस्फोट हुआ उसके बाद फिर कुछ देर के मतलब कहें कि 5 घंटे के बाद जैसे इमाम का सब गांव के बाहर फेंक दिया, तब ये लोगों को लगा कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और कुछ लोग घायल भी हैं। इसके पहले तो ये लगा कोई हताहत नहीं है कि सिलेंडर विस्फोट है या बम विस्फोट है, लेकिन जब सब बरामद हुआ उसके बाद लोगों को कहीं बढ़िया जो पुलिस पदाधिकारी थे उनका दिमाग ठनका कि ये इसमें बड़ी घटना या बड़ी साजिश की आ रही है। उसके बाद जो एफएसएल की टीम आई, एफएसएल टीम भी कई सबूत उपलब्ध कराएगी। पहले तो जो मलबा हटा है, कहीं उसके भी नीचे सब हो सकता है, लेकिन मलबा हटाने वरना तो सब कोई सब या कोई व्यक्ति उसके अंदर से निकला, ना ही कोई एक्स्ट्रा कोई बम या कोई ऐसा विस्फोटक बरामद हुआ। लेकिन जो एफएसएल की टीम है, एफएसएल टीम ने कई नमूने अपने साथ ले गई और ये भी बताया कि अभी तो हम कुछ जांच का विषय, लेकिन इतना जरूर होना इशारा में कहा कि इसमें कहीं न कहीं बारूद के अंश मिले हैं। तो निश्चित तौर पर बम कहीं वो इशारों में दिए जरूर कहा यह बम विस्फोट था और बारूद का ये मिलना था। अभी 24 घंटे का समय हो चुका है। एक सब के बाद अभी पुलिस सिर्फ कहीं पे मतलब जिसमें जांच जुटी, जो कौन कितने लोग और घायल है, कई जगह पे छापामारी चल रही है। कई झारखंड के कई जिलों में छापामारी चल रही है। जो प्राइवेट क्लिनिक है वहां पर भी दबिश बनाई गई कि जो घायल लोग 4 से 5 लोग घायल इसके अंदर हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई घायल का पता चल पाया है, ना कौन घायल है, ना तो उसकी पुष्टि हो पाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खगेंद्र जुड़े हुए थे बांका से। खबर यह है कि जिस वक्त धमाका हुआ था उस वक्त मदरसे में 8 से 10 लोग थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। एक डेड बॉडी मिला है जो मदरसे के इमाम हैं, वो भी घटनास्थल से काफ़ी दूर, और किसी ने उसके परिवार को फ़ोन करके ये सूचना दी, इत्तला दी कि आपके परिवार का डेड बॉडी फलाने जगह पे रखा हुआ। और उसके बाद ये खबरें आई कि एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। लेकिन आखिर इस पूरे खेल में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर शामिल है, एक न ऐसा समूह जरूर शामिल है कि पूरे मामले को कुछ दूसरी दिशा को देने में लगे हुए हैं। इसलिए झारखंड और बिहार के सीमावर्ती जिलों में जितने भी अस्पताल हैं, निजी क्लिनिक हैं, वहाँ छापेमारी चल रही है। खबरें ये हैं कि जो लोग भी बचे हुए हैं वो बुरी तरह से घायल हैं, उनका कहीं अलग अलग जगहों ठिकानों पर इलाज चल रहा है। इस मामले में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी। पुलिस एक विशेष टीम पटना से रवाना करेगी। स्वाभाविक तौर पे लगातार इस तरह की घटनाओं के बाद सरकार दबाव में है। जरा सुनते हैं कि जितेंद्र कुमार क्या कहते हैं, फिर अपने मरगूब आलम के पास चलेंगे और मरगूब से विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि आखिर इस मदरसे के सहारे सियासत तो शुरू हो गई, लेकिन इसके पीछे साजिश तो नहीं है। लेकिन पहले जितेंद्र कुमार की बात सुन लीजिए। मस्जिद से लगे हुए मदरसा में एक विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें उस समय तो कोई किसी के घायल आदि होने की जानकारी नहीं थी। पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची और साथ ही इस पे एफएसएल की विशेषज्ञ टीम भी वहां पर पहुंची है और हमारा जो है अनुसंधान इसमें चल रहा है। बाद में जो है ये जानकारी आई कि उसमें एक कार्य करने वाले एक इमाम जो देवघर जिला के रहने वाले थे, वो शायद उनको चोट आदि आई है और उनका इलाज कहीं किया जा रहा है, उसको लोकेट किया गया। तो फिर अज्ञात लोगों द्वारा करीब घटना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर एक खाट में उनकी शव को जो है छोड़ा गया, वो मिला है, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। जी हाँ, चलिए जरा मरगूब आलम से समझना चाहते हैं। मरगूब, घटना है या साजिश? अगर हमारे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपने अपने एंकरिंग के दौरान उठाया है।
उन मुद्दों पर वहां की विशेष टीम जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से यह पूरा मामला, एडीजी मुख्यालय ने हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि शुरू में यह घटना सामान्य थी, लेकिन जब एक व्यक्ति का शव, जिसकी बाद में यह पहचानी कि वो वहां इमाम था, उसका शव मिला और कुछ अज्ञात लोगों ने सबको गांव के बाहर छोड़ करके वो लोग 4 व्हीलर से भाग खड़े हुए, तब पुलिस ने पूरे मामले में जांच का दायरा बढ़ाया। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण, आप पूरे बाइट के दौरान आपने सुना होगा संतोष जी, कि इस तरह के जांच के लिए बिहार सरकार ने एटीएस का गठन किया है, लेकिन जितेंद्र कुमार ने सीधे एटीएस का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों के लिए जो विशिष्ट इकाई है, उनके प्रमुख सदस्यों को वहां भेजा गया। इसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार पूरे मामले में तह तक जाना चाहती है। एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड है वो भी घटनास्थल पर है और एफएसएल के साथ वो भी जांच कर रही है। लगातार जितेंद्र कुमार से ये हमने पूछा कि प्रारंभिक तौर पर क्या मामला है, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि एफएसएल और विशिष्ट इकाई की रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआत में आपने बात कही, वो बातें भी वहां से निकल के आ रही हैं कि दो गुटों के बीच वहां विवाद है और वो विवाद उसी मामले को लेकर है और उसमें हो सकता है साजिश के हो, लेकिन वो साजिश के हो सकता है कि बड़ा मामला करने को हो और कहीं ना कहीं पूरे मामले के पीछे गहन जांच की जरूरत है। फिलहाल उच्च स्तरीय जांच का आदेश हो गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। एफएसएल की टीम है, वहां विशिष्ट इकाई की टीम है, जिसको आप अगर कहें तो एटीएस की टीम कह सकते हैं। उसकी रिपोर्ट 24 से 36 घंटे में प्रारंभिक रिपोर्ट आ जाएगी। जितेंद्र कुमार हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज बताया। ऑन द रिकॉर्ड तो उन्होंने 24 से 36 घंटे ने कहा, लेकिन कहा कि 24 से 36 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, तब हम हमको कुछ बता सकते हैं। लेकिन जांच का दायरा बढ़ाया गया है और जांच के दायरा बढ़ाने के साथ साथ अगल बगल के जितने भी क्लिनिक है सभी जगह छापेमारी चल रही है। और इस तरह की बात स्थानीय लोगों ने बताई है पुलिस को। कुछ और लोग जो घायल थे उनको लेकर के यही लोग गए थे जिन लोगों ने इमाम के शव को छोड़ा है। फिलहाल उनकी भी पहचान की जा रही है और उनकी भी गिरफ्तारी होगी, तब पूरे मामले का हो सकता है खुलासा होगा। लेकिन मामला जिस तरीके से विस्फोट हुआ और जिस तरीके से इमाम का शव स्थानीय लोगों ने देखा, कोई ला करके वहां रख करके भागा कुछ लोग, इससे ये पूरा मामला जांच के दायरे में बता हुआ है और ये मामला काफी सेंसिटिव हो गया है। फिलहाल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मरगू बालन थे और अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। लेकिन इस खबर पर चर्चा करने से पहले जरा हम बताएं, एटीएस का गठन बोधगया बम विस्फोट के बाद काफ़ी गंभीरता से सरकार ने की थी। हालांकि किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में एटीएस अभी तक किसी मामले में को अपने हाथ में नहीं लिया है। अभी भी एटीएस की भूमिका सिर्फ इतना ही है कि जहां कहीं भी घटनाएं होती हैं तो उनको उस डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सपोर्ट करती है। लेकिन एटीएस इस तरह के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के सहारे इन चीज़ों को देखते रही है। अब एटीएस के इस मामले में इन्वॉल्व होने के बाद आप समझ सकते हैं कि विस्फोटक, जो हम बार बार कह रहे थे कि विस्फोटक को लेकर जो शंकाएं व्यक्त की जा रही है कि वो बहुत ही सक्रिय विस्फोटक था, मतलब सेंसिटिव इसको कह सकते हैं कि जिसका इस्तेमाल अमूमन देसी बम में नहीं किया जाता है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं कि महामारी पर अफवाह भारी। जी हाँ, कोविड-19 को लेकर यही हो रहा है कि ये देखिए, जब से कोरोना से हम फाइट करना शुरू किए हैं, समय समय पर कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसके कारण हम जिस स्पीड से आगे बढ़ते हैं कोरोना से फाइट करने के लिए, ठीक उसी स्पीड से पीछे भी हो जाते हैं। और इसके लिए सिर्फ समाज ही जिम्मेवार नहीं, हम सब आप जिम्मेवार हैं। और जैसे रामदेव बाबा और डॉक्टर के बीच विवाद, ये भी इसी को लेकर है कि लोगों के अंदर में एक कोरोना को लेकर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके लेकर आशंका पैदा करना, और ये आशंका कहीं न कहीं टीकाकरण के अभियान को प्रभावित कर रहा है। पूरे बिहार से लगातार खबरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री शहर के लिए और गांव के लिए रथ यात्रा रवाना, एक एक जिला में 40-40 रथ चल रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि 40 रथ पूरे दिन में 4000 लोगों को भी वैक्सीनेशन का काम नहीं कर रहे, 400 लोगों का भी वैक्सीनेशन नहीं करा पा रही है। आंकड़ा जो आज से 10 दिन पहले 80-85 के करीब हजार के करीब था, वो 110-12 तक जाके अटक गया है। जबकि 18 वर्ष से ऊपर वाले जो इस देश के नागरिक हैं, उसके वैक्सीनेशन के लिए इस राज्य में 2-3 व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं। फिर भी अभी फर्स्ट डोज वाले लोग जो हैं
उसमें युवा को छोड़कर बाकी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। जरा सुनिए गांव के लोग क्यों नहीं लेना चाहते हैं, उसके बाद हम अपने पटना संवाददाता से भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों इस इलाके के लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। आप लिए हैं? नहीं लिए हैं? आप तो आप लिए हैं? आप अभी नहीं, आप लिए हैं? आखिर क्यों नहीं लिए? क्या यहाँ गाँव लोग है ना, हमारी के पास कोरोना है ना, कोरोना नहीं है, वैक्सीन तो लेना चाहिए ना। ना कोरोना है ना, तो हम वैक्सीन लेके मार जाओ, कुछ मार के हमरे गांव में 3-4 को मार दिया, कौन आदमी लेगा। अब हम थोड़े डॉक्टर हैं, वो आप जैसा हल्ला मचा हुआ है मेरा पंचायत में कि वैक्सीन लगाया मर गया, इसी में सब आतंक हो गया, सब नहीं ले पाते। हम लोग बहुत समझाते हैं, अरे दवा खाने से थोड़े आदमी मरेगा, वैक्सीन लगाने से तो वैक्सीन सरकार चलाएं लेने के लिए। कोई आपके कुल कितने बीमार पड़े, 20 के आसपास उन्होंने बताया। फिर मैंने ये बताया मरे कितने और जांच उसमें कितनों का हुआ था, तो कुछ वक्त का ही जांच हो पाया था। तो उसमें एक साथ कोरोना का वेव आया, कोविड-19 से लोग संक्रमित हुए और उसी संक्रमण में जो भी उनको फर्क पड़ा, प्रभाव पड़ा, लेकिन टीका लेकर मरते हुए कोई नहीं था। मैंने उनको बहुत बढ़िया से बताया। गांव के मुखिया की बात आपने सुनी कि भाई हम तो डॉक्टर हैं नहीं। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं कि भाई जो दूसरे चरण का जो वेव आया उसमें कई लोग कोरोना के वेट चढ़ गए, लेकिन अभी तक हमें ये जानकारी नहीं मिली है कि किसी ने कोरोना की सुई ली हो और उसकी मौत हो गई हो। चलिए हमारे संवाददाता परमानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमानंद, आपने एक गांव दिखाया था जहां 100% लोग वैक्सीनेशन का पक्ष में थे और वैक्सीन ले भी रहे थे, और वहीं एक दूसरा गांव आप दिखा रहे हैं जहां लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। क्या स्थिति है? पटना के ग्रामीण इलाके की बात करें तो वहां पे वैक्सीनेशन को लेकर क्या सोच है लोगों के अंदर? जी सर, बता दें कि ये जो हम जगह दिखा रहे हैं ये भी कथुआ प्रखंड का ही है। ये भी जो है ज्यादा दूरी नहीं है राजधानी पटना से सटे फतुहा। जो अब फतुहा तो 2 किलोमीटर पर ये मोहद्दीपुर गाँव है, लेकिन जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है। वहाँ मात्र एक व्यक्ति हमें मिला जो जिसने कहा कि मेरे को वैक्सीन लेना जरूरी है। अधिकांश लोग वहाँ मोमिनपुर, कोल्हट, कई ऐसे गांव गया और सभी लोगों का यही कहना है कि कोरोना देहात में कोरोना है। तो लोग अपनी ठेठ भाषा में इस तरह की बयानबाजी की और डॉक्टर से बात की तो बोले कि मोहम्मदपुर में 20 लोग, कोल्हर में 10 लोग, मतलब ऐसे जो गांव है जो 10 लोग 15 लोग, वो भी फतुहा जो आए हैं, जो कई ऐसे गांव है। बाद परमानंद बताया कि भाई टीका लेने से क्यों लोग परहेज कर रहे हैं और किस तरीके का अफवाह फैला हुआ है गाँव में। अब हम आपको बेगूसराय ले सकते हैं। बेगूसराय में भी टीकाकरण को लेकर वही टोटका देखने को मिल रहा है और हमें ये लग रहा है कि लगातार खबरें दिखाने के बाद भी मीडिया कह रही है कि किस तरीके से लोग इस अभियान को विफल हो कर रहे हैं कि भाई एकदम हम लेंगे ही लेंगे नहीं। तो इस पर सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए वो पहल आज भी नहीं हो रही है। ज़रा देखिए, बेगूसराय में प्रशासन के लोग पहुँचे हैं, मनाने पहुँचे हैं गाँव वाले को कि आप वैक्सीन लीजिए, लेकिन गाँव वाले वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हैं। वो भी 60 से ऊपर वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि जो जिनको फर्स्ट फेज में ही मार्च में ही सुई ले लेनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं लिए हैं। ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं गांव वाले और जो डॉक्टर या पदाधिकारी गए हैं कि टेस्ट वैक्सीन लेने के लिए जो आग्रह करने के लिए गए हैं उनका क्या कहना है, ज़रा आप भी सुन लीजिए। तोड़ने की कोशिश की जा रही है, एकता को तोड़ने सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत दवा खाइए वह ठीक गलतफहमी है कि हमको भी ये बीमारी है, वो बीमारी है, टीबी है, ये ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। ये उन लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा है इसलिए कि कोमॉर्बिड कंडीशन है, इसमें इम्यूनिटी कम होती है और इंजेक्शन उन्हीं लोगों को देना प्रायोरिटी के रूप में किया जाता है। यही देंगे कि अधिक से अधिक संख्या में 100% हो जाए तो और अच्छा है। जो भी हो सब जल्दी से जल्द वैक्सीन लें और ये कोरोना से मुक्त हो जाए। इस अभियान में कशिश का भी अपील है कि वैक्सीन लें। जब बिना वैक्सीन लिए हुए हम इस महामारी पर विजय हासिल नहीं कर सकते हैं और सरकार को भी कुछ शर्तें लगानी चाहिए कि भाई राशन हम मुफ्त में दे रहे हैं तो आपको मुफ्त में वैक्सीन लेंगे, तभी हम आपको मुफ्त में राशन देंगे।
जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको जब तक वो वैक्सीन नहीं लेंगे, बाकी जो उनको सुविधा दी जाती है सरकार की तरफ से, मध्याह्न भोजन का हो या वस्त्र और आवास या साइकिल का, वो नहीं मिलेगा। सरकार को शर्त लगानी होगी, क्योंकि सबको पता है, पूरा देश और दुनिया में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि जिस देश ने कोरोना का वैक्सीन जितना ज़्यादा लिया है वो उस तरीके से कोरोना से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में गांव में जिस तरीके का अफवाह है और अफवाह इसी तरीके से फैला रहा और कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान विफल रहा, तो फिर बिहार को वुहान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक देखिए। पिंजरे में इंसानियत, हम 21वीं सदी में ज़रूर पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर, औरतों को लेकर और लड़कियों को लेकर हमारे नज़रिया में कोई बदलाव नहीं आया है। हम आज भी महिला, औरत और लड़कियों को उपभोग की वस्तु ही मानते हैं। और आज जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हर परिवार में देखने को मिल रही है, इसकी एक बड़ी वजह यही है। देख लीजिए, ये आरा की एक तस्वीर है, बार गर्ल डांस कर रहे हैं और वो भी पिंजरे में कैद करके उनको रखा गया कि कोई इनसे छेड़छाड़ न कर दे। मतलब ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि आज के इस दौर में भी हमारी क्या सोच, औरतों को लेकर क्या नजरिया है। मतलब अगर ये व्यवस्थाएं की गई है कि इनको आप पिंजरे में कैद करके डांस करवाइए, मतलब इनके सुरक्षा का सवाल है। ये एक इसको हम कला नहीं कह सकते हैं, लेकिन रोजगार जरूर कह सकते हैं। और इस रोजगार में भी अगर लड़कियों की आज़ादी का ख्याल नहीं रखा जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल है। और ये दिख रहा है कि हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, फिर भी हमारी मानसिकता 17वीं सदी की है। क्या आप इसको कहेंगे? ये कौन सी मानसिकता है? चलिए, इसी के सहारे हम एक सवाल खड़ा कर रहे थे, और सवाल तमाम पुरुष बिरादरी से है, जाति से है, कि हमारी मानसिकता आज भी 17वीं शताब्दी में है, लेकिन उस मानसिकता से बाहर निकलने की तमाम कोशिशें, हमें लगता है कि ये तस्वीर दिखा रही है, बेकार साबित हुआ है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। जी हाँ, तुझे सलाम। बिरसा मुंडा जी की आज शहादत दिवस है। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए किस तरीके से ये अपनी प्राणों की आहुति दे दी, और ऐसे समय में जब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना उस तरीके का संगठित प्रयास नहीं था। एक विषय को लेकर बिरसा मुंडा आगे बढ़े और 22-23 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़कर चले गए। इस मौके पर रांची में एक खास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हालांकि कोरोना के कारण उस प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री उनके शहादत स्थल पे आके नमन करते थे, लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं कि वो जहां बिरसा मुंडा की जो तस्वीर स्टेचू लगा हुआ है वहां पे जाके उस अंतिम दर्शन किए, अंतिम कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं। मतलब जो सभा का आयोजन किया गया था, उस सभा के आयोजन में शामिल हुए और उनको याद किए हैं। चलिए हम अपने संवाददाता रांची के चलते हैं, संदीप के पास। संदीप, आज बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। उनके शहादत के सहारे ही आज हम सब लोग आज़ाद देश में विचरण कर रहे हैं। हमारी आज़ादी कहीं न कहीं ऐसे ही योद्धा की वजह से हमें प्राप्त हुई और आज संरक्षित सुरक्षित भी है। क्या खास रहा आज रांची में इस मौके पर? हालांकि कोरोना के कारण उस प्रोटोकॉल की वजह से उस तरीके का आयोजन नहीं हुआ जिस तरीके का आयोजन बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के दिन होता है। फिर भी क्या खास रहा आज रांची की अगर हम बात करें तो?
जी, यदि पूरे झारखंड की ही बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा को कोई भुला नहीं सकता है और यही वजह थे कि प्रोटोकॉल के बावजूद भी मुख्यमंत्री और गवर्नर जो हैं अपने आवास में ही भगवान बिरसा मुंडा की जो तस्वीर है या फिर जो प्रतिमा थी वहां पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो बिरसा मुंडा ने जो शहादत दी थी मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे या फिर जो उनके उद्देश्य है उनके उद्देश्य पर हम चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात करें वे या फिर सामाजिक जो संगठन है, आदिवासी संगठन है, सारे कोई आज बिरसा मुंडा समाधि स्थल जो कोकर में है वहां पे पहुंचे थे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश बीजेपी के और सांसद भी हैं वे भी मौके पर पहुंचे थे। वित्त मंत्री जो रामेश्वर उरांव हैं वे भी आज शहीद जो समाधि स्थल है वहां पे गए थे। तो कहीं ना कहीं जितने लोग हैं झारखंड की जो लोग हैं वे वहां पे आज गए और उनके जो किए गए कार्य हैं उनको लोगों के समक्ष रखा और कहीं ना कहीं उनकी राह पे चलने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कई जो आदिवासी संगठन के लोग थे वे अपनी मांगों को लेकर भी वहां पे पहुंचे थे और प्रोटेस्ट भी किए थे। इसके बावजूद भी जिस तरह से जो शहादत दिवस आज बिरसा मुंडा का 121वां शहादत दिवस था उसको लेके लॉकडाउन के बावजूद भी कह सकते हैं चहल पहल रही सभी जगह और सभी ने आज भगवान बिरसा को याद किया। यदि भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो उन्हीं की वजह से यदि झारखंड का जो निर्माण हुआ या फिर जो शोषण के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई थी, अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, उसे कोई भी भुला नहीं सकता है। यही वजह है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष सारे कोई इस मौके पर आज पहुंचे थे बिरसा समाधि स्थल पर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप रांची से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पे जो कार्यक्रम का आयोजन पूरे झारखंड में किया गया उस पर वो हमें विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। अब हम चलते चलते आपको दिखाते हैं कोरोना कम बैक। जी हाँ, झारखंड में जिस तरीके से कोरोना कम बैक की स्थिति में दिख रही है, अचानक 15 दिनों के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या, संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, मौत की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, वो अचानक। लेकिन उस रिपोर्ट का अध्ययन अगर किया जाए तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि 60% जो बढ़ोतरी हुई है ग्रामीण मरीजों के कारण, मतलब झारखंड के ग्रामीण इलाके में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और 13 लोगों की कल मौत हुई है, 300 से ज़्यादा पॉजिटिव पाए गए हैं जमशेदपुर में। क्या वजह है? और इस कम बैक के बाद कहीं न कहीं संकेत है कि आप सजग हो जाइए। दूसरे लहर से हम बाहर जरूर निकल गए हैं लेकिन हमारी एक लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए, हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं जमशेदपुर से। मनोज जी, ये कोरोना के कम बैक की जो खबरें आ रही हैं, प्रशासन इस खबर को किस तरीके से ले रही है? देखिए, प्रशासन ने जो अपना रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया है उसके आधार पर राज्य सरकार ने जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अंतिम पड़ाव था जो अब 10 तारीख को खत्म हो रहा था उसको लेकर अब 16 तक जो बढ़ी है, जिसमें जमशेदपुर को पूर्णतः यथावत छोड़ दिया गया है क्योंकि स्थिति जो है विस्फोटक हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले सर्विलांस इंचार्ज से हमने बात की तो उनका कहना था कि कल का जो रिपोर्ट था उससे भी आज भयावह हो जाएगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, जांच की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अब जमशेदपुर पूर्ण लॉकडाउन की तरफ जा सकता है। हालांकि सरकार ने एहतियातन के तौर पे 2 बजे तक ही दुकान खोलने का आदेश रखा है। पूरे झारखंड में तमाम दुकानें खुल गई हैं 4 बजे तक, लेकिन जमशेदपुर अभी भी लॉकडाउन के ग्रिप में है और उसका मुख्य कारण है कि लोगों ने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दिया, मास्क का उपयोग करना छोड़ दिया। बाजार में जो 2 बजे तक बाजार खुला तो उसमें लोग लगातार भीड़ लगा कर रह रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जो बाजार चलता था बाजार में वैसे ही भीड़ था। उसी का नतीजा है कि अब कोरोना जो है कि एक बार फिर सेकेंड वेव खत्म हुआ लेकिन सेकेंड वेव का जाते जाते अपना रुद्र रूप दिखा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए थे जमशेदपुर से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सतर्कता खोई दुर्घटना हुई। कोरोना भी कम से कम यही का संदेश देकर छोड़ कर गई है और जो स्थिति है उस स्थिति में हमें अपना बचाव करना ही, कोरोना से, इस जंग से अपने आप का बचाव करना ही जरूरी है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा कोरोना को संभालना। चलिए, इस खास खबर